ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का हमारा विषय है कि सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का अस्त होना कैसा रहेगा। देखिए, इन दिनों बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, शुक्र अस्त चल रहे हैं और सूर्य की युति विशेष तौर पर बृहस्पति और शुक्र के साथ जो होने के योग बन रहे हैं वो भी त्रिग्रही योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति जो है पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर 1 मई को विशेष तौर पर उन्होंने परिवर्तन का योग बनाया। भाग्य से निकलकर वो दशम भाव यश वाले भाव में उपस्थित हुए। पिछले 1 वर्ष बृहस्पति ने अपने शुभ लाभ को, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो आपकी राशि में उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। और कई प्रकार से भाग्य को जगाने के रास्ते जो बृहस्पति के भाग्य स्थान में आने से बनते हैं वो शायद आपने खुद देखा होगा नहीं बने पाए। क्यों? उसका कारण यह है कि शनि महाराज जो आपकी राशि के अनुसार से लगातार सप्तम भाव में चल रहे थे वो बृहस्पति पर दृष्टि डाल रखे थे। 1 मई को बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, नए योग बने, नई उम्मीदें जागी कि बृहस्पति यश भी देंगे, सम्मान भी देंगे, पद भी देंगे, सुख भी देंगे और धन भी देंगे। और तो ऐसे में बृहस्पति का ये परिवर्तन जो हुआ और उसके बाद होते ही बृहस्पति अस्त हो गए। 8 मई को सुबह 5:10 पर बृहस्पति सूर्य के अति सन्निकट आ गए और जिसके कारण से बृहस्पति अस्त हो गए हैं 25 दिन के लिए। 2 जून को सुबह 6:10 पर पुनः उदय होंगे। तो तब तक के लिए ये बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ जहाँ उनका प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के लिए निस्तेज रहेंगे, उनका प्रभाव उतना नहीं होगा, जिसके कारण से जो उम्मीदें जागी थीं वो कष्टमय हो सकती हैं और उन पर झटका लग सकता है। बृहस्पति दशम भाव में विराजमान है और दशम भाव सम्मान का भाव है और दशम भाव प्रमोशन का भाव है, दशम भाव कर्म के फल को देने वाला माना जाता है, दशम भाव राज्य का भाव माना जाता है, दशम भाव पिता का माना जाता है। तो इन सब, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, धन पर, परिवार पर। चतुर्थ भाव पे पड़ रही है जो सुख का भाव है, जमीन का भाव है, वाहन का भाव है। और उसके साथ साथ एक जगह और भी पड़ रही है, रोग वाले स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि परिवर्तन के साथ पड़ रही है। तो कुछ अच्छा कुछ खराब परिवर्तन का योग बनता दिखाई देता है और जिसके कारण से आप ये समझें कि ये जो बृहस्पति का प्रभाव परिवर्तन का हुआ है स्वास्थ्य के मामले में तो अच्छा है। जो बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए कुछ स्वास्थ्य के निमित्त समस्याएं बढ़ाने के योग जो बड़ा बता रहा था वो उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं कम करने के योग देगा, लेकिन सुख में कमी लाने के योग बना सकता है, धन के आगमन में कमी लाने के योग बना सकता है, सम्मान में, पद में प्राप्ति की जो उम्मीद जागी थी, विशेष तौर पर प्रतिष्ठा का सुंदर योग बना था, सफलता का नया सुंदर योग जो बनता दिखाई दे रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये बृहस्पति का अस्त होना विघ्न उपस्थित कर सकता है। सूर्य के अति सन्निकट आना, सूर्य के सन्निकट होता क्या है, अस्त की स्थिति क्या बनती है? आमतौर पर अस्त ग्रह वो माना जाता है जब सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ जाए। जैसे जब सूर्य लाइट उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है कि आकाश के जितने भी तारे हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं और उनके दिखने बंद होने की वजह से वास्तविक तौर पर आप समझें ये तो है नहीं कि आकाश से वो गायब हो गए, लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश के आकर सब के सब ओझिल हो जाते हैं और जितने सूर्य से दूर जाएंगे वो प्रकाश में आ जाएंगे। तो यही है वास्तविक तौर पर अस्त होने का उनको प्रभाव। ग्रह वहीं पर हैं, ग्रह कहीं नहीं गए, ग्रह कोई अंधा नहीं हुआ, हमारी दृष्टि अंधी हो जाती है। एक ज्योतिषी महाराज एक जगह टीवी पर लिख के लगाए, यूट्यूब पे लिख के लगा रहे थे, हमें किसी ने बताया कि ग्रह अंधा हो गया, बृहस्पति अंधा हो गया। बृहस्पति अंधा कभी नहीं होता, ज्ञान तो अंधा कभी नहीं होता है। तो इस बात को समझें, बृहस्पति वहीं है लेकिन उनका प्रकाश जो है वो सूर्य के प्रकाश के कारण से वहाँ पर दिखना ओझल हो गया है। इसके कारण से उनके प्रभाव में प्रभाव आ जाता है कि प्रभाव शून्य हो जाता है ग्रह। तो इस बात को हम समझें, ग्रह दृष्टिकोण से विशेष तौर पर बृहस्पति का ये परिवर्तन का योग जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में कुछ सावधानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लालच में मत फंसिएगा। कई बार क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, और बढ़ेंगे दाम, और बढ़ेंगे दाम, अभी रुक लेता हूँ और बढ़ेंगे। एक पैरामीटर सेट कीजिए, उसके बाद उसकी विशेष तौर पर न जाए और वास्तविक तौर पर ज्ञान का सहारा, ज्ञान के देवता बृहस्पति जो है ज्ञान के देवता है। और ऐसे में समझें, बृहस्पति भी ज्ञान के देवता है, शुक्र भी ज्ञान के देवता है, दोनों इस वक्त सूर्य के सन्निकट होने के कारण से अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में
दो, एक तो दैत्य गुरु, एक देव गुरु, दोनों अस्त दशम भाव में स्थित होने जा रहे हैं कुछ दिन में अभी। तो ऐसे में जब दोनों ग्रह अस्त हो जाएंगे तो विशेष तौर पर क्या करेंगे कि आपके ज्ञान को सही रूप से, आपको जो सही समय पर सही विचार आ जाता है मन में, सही डायरेक्शन प्राप्त हो जाती है, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आवश्यकता है, सबसे पहली प्रिकॉशन जो है, लालच बहुत ज़्यादा ना करें। अपने यदि एरोगेंस बहुत ज़्यादा ना पालें, यदि अपने ज्ञान में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, अपने अनुभव में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, कोई शंका आ रही है, तो क्यों ना किसी एक्सपर्ट से, किसी अच्छे व्यक्ति से, जो किसी योग्य व्यक्ति से सलाह ले ली जाए, आशीर्वाद ले लिया जाए। और ये आशीर्वाद ऐसे में बहुत लाभ दे सकता है। तो सोच समझकर हमको काम करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच में नहीं फंसना चाहिए। ये स्थिति ऐसी है कि लालच में दोनों गए, माया मिली न राम, ये स्थिति ऐसी बन सकती है। इस समय में विशेष तौर पर आपको कुछ खास उपाय भी करने का प्रयास कीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति के निमित्त पीली चीज़ों का दान। देखिए शुक्र भी अस्त चल रहे हैं इन दिनों, तो आप समझे शुक्र का संबंध आमतौर पर हमारी भारतीय संस्कृति में जो है वो बहुत सारी लेविश आनंद जो है विशेष तौर पर उससे माना जाता है, लेविश लाइफ से माना जाता है, जो विशेष तौर पर सुख है, सांसारिक सुख है, उससे माना जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया शास्त्र में बताया गया है कि गौ सेवा करें, और बृहस्पति का संबंध भी कहा गया है पीली चीज़ों का दान करें। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि अपने ग्रह के प्रभाव को और लाभ में लेने के लिए, नुकसान से बचने के लिए, पीली जो विशेष तौर पर दाल होती, चने की दाल होती है, उसको भिगोइए और गाय को खिलवा दीजिए। ये सुंदर तरीके से उपाय करेंगे तो शुक्र भी ठीक होंगे, बृहस्पति भी का भी प्रभाव अच्छा होगा, और हर रोज़ एक काम और कर सकते हैं, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। देखिए आपके हाथ में 5 उंगलियाँ हैं, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये विशेष तौर पर मंगल, सूर्य है, ये बुध है, और ये जो अंगूठे का जो नीचे का बेस है ये शुक्र का स्थान माना जाता है। तो अंगूठा मंगल और शुक्र दोनों को अभिव्यक्त करता है। तो ज्ञान को, पहली उंगली को बृहस्पति को अंगुष्ठ के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो नित्य प्रति इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास करते हुए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्यपति जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला नित्यपति तुलसी से जपने से देखिएगा मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी दूर होगी। परमात्मा के आशीर्वाद से कल्याण का सुंदर योग बनेगा। तो ग्रह के दृष्टिकोण से आपने ये समझा कि आपकी राशि के अनुसार से क्या क्या परिवर्तन का योग बनेगा, बृहस्पति कैसे, शुक्र कैसे आपके जीवन में जो निष्क्रिय चल रहे हैं इन दोनों लाभ के योग बना सकते हैं। 2 जून के बाद बृहस्पति का उदय होना आपके लिए वारे न्यारे कराने वाला रहेगा। सुंदर तरीके से 2 जून तक थोड़ा सा इन उपायों को ध्यान देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा करें, ज्ञानीजन की सेवा करें, ज्ञानीजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, पिता का आशीर्वाद। अब हमने किसी जन्मपत्री में बताते हुए या किसी राशि में बताते हुए एक बार बताया था कि पिता की सेवा करें। किसी व्यक्ति ने अपने मैसेज में जाकर इस बात लिखा कि जिनके पिता नहीं हैं, चले गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, तो वो पिता की सेवा कैसे कर सकते हैं। देखिए गुरुजन की सेवा करना, पिता की सेवा करना, बड़े व्यक्तियों की सेवा करना वही प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन यदि पिता नहीं है तो उसके लिए भी रास्ता है, तर्पण करें ना। शास्त्र के दृष्टिकोण से हमें यह समझाया जाता है कि हर व्यक्ति को अपने पितरों के तर्पण के लिए 3 पीढ़ी तक अवश्य तर्पण करना चाहिए। पिता, बड़े पिता, दादाजी, परदादाजी, उनको तीनों के विशेष तौर पर जो जो चले गए हैं उनके लिए तर्पण करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो क्या करना क्या है, एक लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा उसमें तिल डालिए और हर रोज़ अपने पितृ तीर्थ से, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में ये पितृ तीर्थ होता है, इसमें से लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्मै तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा 3 बार जल छोड़ दीजिए। जैसे सूर्य को जल आगे से दिया जाता है, इसी तरह पितरों को जल यहाँ से दिया जाता है। ये करिए ना, छोटा सा प्रयोग है। पिता कहीं नहीं गए जाते हैं, दिवंगत आत्माएं वहीं आसपास रहती हैं। पितृ जो हैं वो 3 पीढ़ी तक अपने परिवार के आसपास ही रहते हैं। तो पुनर्जन्म की जो फिलॉसफी सो कॉल्ड तरीके से बहुत सारे लोग आज की तारीख में नए नए वक्ता बनकर बैठ जाते हैं कि वो व्यक्ति ने वहाँ जन्म ले लिया, वो व्यक्ति ने वहाँ जन्म ले लिया। शास्त्र उसको प्रमाणित नहीं करता। शास्त्र की संज्ञा के अनुसार से 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पितृयोनि में गए पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। जब तक वो जीवात्मा पितृयोनि में रहेगी तब तक उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, और तब तक इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि पितरों को 3 पीढ़ी तक अवश्य तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो आज की तारीख में अपने आप को सुपर एक्सपर्ट बनाने के लिए भ्रांतिवश शास्त्र की अवहेलना करते हैं, शास्त्र को समझते नहीं हैं। शास्त्र में हर चीज़ को प्रमाणित तौर पर
व्याख्यान उपस्थित किया गया है उसके अनुसार से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। आशा करते हैं हम इन भ्रांतियों को आपके समक्ष उपस्थित करके उनके जो मत हैं, अपने मत शास्त्र के मत हैं, वो आपके समक्ष रखेंगे तो आपके जीवन में भी इन भ्रांतियों को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी। बृहस्पति का ये परिवर्तन बहुत विशेष है, इसको सही से समझ लेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएं जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पे अवस्था, किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में, तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर उनका स्वप्न अवस्था में था। वो स्वप्नादि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पर बताई गई है, जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि, हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरह से देखी है और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन उपराष्ट्रपति के साहब जो पीए साहब थे उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है, मृत्यु योग बना रहा है, वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है, तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो अवस्था ज्योतिष इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हज़ारों लाखों विज्ञान की पुस्तकें हैं। कहाँ कब कौन सी पुस्तक, कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए, भविष्य के योगों को देखते हुए आपके जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं और उसको बहुत गहन चिंतन करके। तो ये घटना हमने आपको बताई और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा बहुत वर्षों तक। हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे। और देखिए ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी, तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए अब इसको सिद्धांतिक तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक द्वीप चिन्ह था। अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्यपति ध्यान किया करो, नित्यपति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पे नित्यपति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, विचार नित्यपति। और आप सत्य माने वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष
चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों के माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमको समझना पड़ेगा। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान, कारण जानना और कारण किस प्रकार से, और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्री जो ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं, वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें, बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं। लोग ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा नहीं, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक रूप से, यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए, तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सब को। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे आप समझें, वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा, और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है, प्रदोष के योग आ रहे हैं, होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए हैं। उन कर्मों को कर कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएं रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे, कौन सी हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है, और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताश्री आचार्य कृष्ण देव जी महाराज ने पिछले करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में स्थित है। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी श्री विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा, वो आज भी यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हज़ारों लोगों की सेवा कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा। वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में, ज्ञान मुद्रा में, बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। कहा जाता है प्रपन्न पारि जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीतामृत नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही। इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है। अब जैसे एक राशि के बारे में बताया कि खराब है, अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा, अंतर्दशाएं बहुत सुंदर चल रही हों, या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतर्दशाएं जो है अशुभ चल रही हो तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें। उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहस्त्रों, मेरे आप बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हमारा ये उद्देश्य
ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है। और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दी जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हट के सीधे साधे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।